हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। चलिए फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज की क्लास में कवर करेंगे और इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये आर्टिकल जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, आप इसको पढ़ना सीखें, मीनिंग निकालना सीखें बड़े बड़े सेंटेंसेस का, और साथ में आप सीखें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को, वोकैब को, बिना रट्टा मारे लॉजिकली। तो इस क्लास का ऑब्जेक्टिव यही होता है, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका इंग्लिश का सेक्शन यहां से आप कवर कर सकें, चाहे फिर एसएससी हो, बैंक हो, या फिर कोई यूपीएससी स्टेट पीएससी का एग्जाम हो। तो चलिए, ये आर्टिकल लिखा हुआ है एक शर्मनाक हादसे पे, जिसमें एक फिरंगी प्रोफेसर को, और प्रोफेसर का है कि हिंदी की, उनको भारत में घुसने से हमने रोका। क्यों रोका, ये आर्टिकल में आप डिटेल में देखेंगे। लास्ट में आपको एक क्विज भी मिलेगा इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड, जिसमें आपकी पूरी क्लास की जो है ना रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, टाइटल है जी फ्री वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब दुनिया, फ्री का मतलब आज़ाद। अब ये आज़ाद दुनिया कौन सी है, बात करेगा लोगों की मूवमेंट के आज़ाद होने की बात। अगर कोई साइंटिस्ट, कोई विद्वान आदमी, स्कॉलर आदमी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना चाहे तो उसको आज़ादी होनी चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में टाइटल को लिखा गया है। कह रहा है इंडिया शुड बी मोर वेलकमिंग ऑफ फॉरेन स्कॉलर्स एंड एक्सपर्ट्स। कह रहा है जो भारत है ना, उसको होना चाहिए शुड बी, और क्या होना चाहिए, ज़्यादा वेलकम करने वाला या वेलकमिंग। और किन लोगों के लिए, ऑफ लगा के बताएगा, एक्सपर्ट्स के लिए, विद्वानों के लिए, और फॉरेन स्कॉलर्स के लिए। स्कॉलर एक ऐसा आदमी होता है जो किसी फील्ड में जाना माना हो, रिसर्च उसने खूब की हो, है ना, किसी फील्ड का विद्वान मान लो। तो फॉरेन से आने वाले फिरंगी जो स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए वेलकमिंग होना चाहिए। भारत को दरवाजे उनके लिए खुले रखने चाहिए। चलिए, इंडिया बन जाएगा सब्जेक्ट, शुड भी बनेगी इसकी वो। स्कॉलर वर्ड अभी ब्रेक करके आपको समझाएंगे, डिटेल में आएगा। जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपको दिखाता हूँ। आर्टिकल आपने पढ़ने से पहले 4-5 मोटे मोटे वर्ड देख लोगे तो बीच में आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से ड्रॉप करें। आपके प्यार, लाइक्स, शेयर्स पे ही क्लास को चलाया जाता है, और ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है आपका इस चैनल को सपोर्ट करने का। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में सर्च करें @officialYT ग्रुप, आपको मिल जाएगा। इस प्राइवेट ग्रुप में आपको सारे नोट्स, सारे पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। साथ ही वाईटी ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करें, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव है, आप जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में, अफोर्डेबल फीस में क्वालिटी कोर्स आपको अवेलेबल करवाना। जैसे इंग्लिश अनलॉक कोर्स, इसमें एसएससी, बैंक, रेलवेज, डिफेंस, कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका ग्रामर से लेकर के रीडिंग और वोकैब हर पोर्शन प्रैक्टिस के साथ में कवर्ड है। इसी तरह से आपको मिलेगा राइटिंग का कोर्स। राइटिंग में कोर्स में आपको लिखना सिखाया गया है। 40, 50, 60 घंटों में आप इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं इस कोर्स के जो है हेल्प से। दिवाली के मौके पे कोर्स अवेलेबल है डिस्काउंट पे, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। इसी के साथ आपको यूपीएससी का कंप्लीट हिंदी टू इंग्लिश माइग्रेशन कोर्स मिल जाएगा 1225 के मामूली से प्राइस पे। कोर्स अभी अवेलेबल है ऑन दिवाली। इस कोर्स में सी सेट से लेकर के आंसर राइटिंग, प्रेसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हर एस्पेक्ट इंग्लिश का, यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज का इंग्लिश का हर एस्पेक्ट कवर्ड है। ऐप का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन से इसको आप डाउनलोड करें। ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा कर दें इसको जूम इन। पहला वर्ड अपने पास नो हाउ। देखो याद तो कर ही लोगे आप, उसको याद करने का तरीका क्या है। हाउ मतलब कैसे, नो मतलब जानना। कोई चीज़ कैसे होगी, इस चीज़ को जानने की जो कला है, या फिर यूँ कहते हैं जो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज, वो कहलाती है नो हाउ। ठीक है ना। किसी भी फील्ड के अंदर कोई काम कैसे होगा, आप उसको अगर जान लें तो ये नॉलेज या विद्या या ज्ञान ही कहलाता है नो हाउ। ऐसे इस वर्ड को याद रखना। ही डज नॉट हैव द टेक्निकल नो हाउ फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। उसके पास टेक्निकल नो हाउ है ही नहीं, उसके पास तकनीकी ज्ञान है ही नहीं इस तरह की जॉब को करने का। नो हाउ के लिए ये अच्छे अच्छे वर्ड्स अंग्रेजी में, प्रोफिशिएंसी, विजडम यानी समझदारी, एक्सपर्टीज, निपुणता बोलते हैं हिंदी में, और निपुणता के लिए एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी में इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी ये वर्ड जीनियस से बना है, जीनियस वर्ड में, और इसमें सेम रूट लगा हुआ है। जीनियस कौन होता है, किसी भी फील्ड में बहुत आगे जो आदमी पहुंचा हो, है ना, जीनियस हो। तो वहीं से इंजेन्युइटी वर्ड को कनेक्ट करके रखें। चलिए अगला वर्ड अपने पास हार्नेस। हार्नेस वो लगाम होती है जिससे आप किसी जानवर को कंट्रोल करते हो। जैसे कोई घोड़ा है, डॉगी है, उसके गले में कुछ होगा ना, घोड़े के भी कुछ लगा रखा होगा आपने। उस लगाम के सहारे ही आप घोड़े की सवारी करोगे, चलाओगे, बढ़ाओगे, मोड़ोगे।
तो हार्नेस उस लगाम को बोलते हैं और वहीं से वर्ड निकाला गया है, किसी चीज को कंट्रोल करना, उसको यूटिलाइज करना। समझ गए ना? नेशंस नीड टू हार्नेस और क्या, न्यूक्लियर पावर टू बिकम एनर्जी सफिशिएंट। दुनिया को, नेशंस को, मुल्कों को जरूरत है कि वो हार्नेस करें, कंट्रोल करें, लगाम लगा करके अपने हिसाब से चलाएं। किसको? न्यूक्लियर पावर को, ताकि हम एनर्जी सफिशिएंट बन सकें, एनर्जी के फील्ड में जो है इंडिपेंडेंट हो सके, है ना। न्यूक्लियर पावर से बहुत सारी एनर्जी बन सकती है जो कोयला और पेट्रोल चलाए बिना अपने को जो है काम अपना चला सकती है। चलिए, हार्नेस, यूटिलाइज, विल्ड करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। हार्नेस से एक फ्रेज बनता है अंग्रेजी में, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस, डाई का मतलब है मर जाना, इन हार्नेस यानी कंट्रोल में। अगर आप कोई नौकरी करते हो तो आप किसी के कंट्रोल में हो, कितनी भी बड़ी नौकरी हो, चाहे आईएएस की हो, सेक्रेटरी की हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, हमेशा आप किसी के नौकर ही होते हैं। नौकरी का मतलब यही होता है, आप नौकर हैं, आप या मैं, कोई भी इंसान नौकर है। और नौकर के गले में हमेशा एक पट्टा होता है, चाहे वो दिखे या ना दिखे। तो अगर कोई आदमी डाई इन हार्नेस कर रहा है तो इसका मतलब वो उसकी जो है जॉब करते हुए जो है जान गई है। जैसे कोई सरकारी बस का ड्राइवर था, बस चलाते चलाते उसको कुछ हो गया, तो ऑन ड्यूटी अगर आपको किसी को, आदमी को डेथ होती है तो उसके लिए ईडीएम का इस्तेमाल होता है, डाई इन हार्नेस। चलिए, अगला वर्ड अपने पास, वेल वर्स्ड। देखिए, वेल वर्स्ड मतलब निपुण और विद्वान, वेल रेड और वेल इन्फॉर्म्ड आदमी, जिसको किसी फील्ड के बारे में बहुत कुछ अच्छे से पता हो। पीपल वेल वर्स्ड इन स्ट्रिंग थ्योरी एक्सपेक्ट टू फाइंड द गॉड इक्वेशन बाय द एंड ऑफ द डेकेड। वो लोग जो निपुण हैं, वेल वर्स्ड हैं, विद्वान हैं स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको गॉड इक्वेशन मिल जाएगी इस डेकेड के एंड तक। गॉड इक्वेशन के बारे में आप पढ़ें नेट पे, आपको मजा आएगा। गॉड इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो गॉड को या फिर नेचर के सारे नियमों को एक सिंगल इक्वेशन के अंदर एक्सप्लेन करती है। ठीक है ना? बड़े बड़े साइंटिस्ट पास्ट में जो आए हैं, फ्रॉम अल्बर्ट आइंस्टीन टू न्यूटन, सब ने कोशिश की है कि एक सिंगल इक्वेशन ऐसी बनाई जाए जिससे सारे फिजिक्स के नियम, नेचर के सारे नियम जो है दिखाए जा सकें। तो स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर जो लोग निपुण हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 20, 30, 50 सालों में ऐसी इक्वेशन वो खोज लेंगे। चलिए, वेल वर्स्ड आदमी को स्कॉलरली भी बोलते हैं। इसी से स्कूल बना है। स्कूल का मतलब एक ऐसी जगह जहां आपको ज्ञान मिले, स्कॉलरली मतलब ज्ञान से भरा हुआ आदमी। अगला वर्ड अपने पास, विम्सिकल। ये वर्ड बना है विम से, WHIM। विम का मतलब होता है मनमानापन। आपका मूड कभी कैसा है, कभी कैसा है, तो आप बड़े विम्सिकल आदमी हैं, अपने हिसाब से आपका चलता है, अनप्रिडिक्टेबल आदमी हैं आप, है ना। मूडी या फुल ऑफ विम्स, इसका मीनिंग हुआ द यूथ आर फैन ऑफ विम्सिकल फैशन नाउ डेज। जो यूथ जो है, नौजवान जो हैं, बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल फैशन के फैन हैं। ऐसा फैशन जो बड़ा अजीब सा आपको लगेगा, कभी देख के लगेगा कि ये, है ना, फटी हुई कपड़े पहनना, इस तरह के काम करना, जो विम्सिकल फैशन का पार्ट है। चलिए, विम्सिकल के लिए एक और वर्ड अंग्रेजी में, आर्बिट्रेरी। हालांकि ये सारे भी इसके सिनोनिम ही हैं। एक्सेंट्रिक यानी अजीबोगरीब, वियर्ड का मतलब भी वही होता है, बिजार का मतलब होता है अतरंगी, मिसफिट का मतलब होता है एबनॉर्मल, जो कहीं फिट ना हो रहा हो। सारे विम्सिकल के सिनोनिम है। आर्बिट्रेरी नाम का इसका सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे, वही मनमाने मन से भरा हुआ। लास्ट वर्ड अपने पास, इंसुलेट। देखिए, अगर आपने वो थर्मोस्टील की बॉटल देखी हो जिसमें पानी डाल दो तो ठंडा रहेगा 12 घंटे, गर्म रहेगा तो गर्म डाल दो तो चाय वाय गर्म रहेगी। वो वर्ड जो सारी बॉटल्स होती है ना, वो सारे जो इस तरह के बर्तन होते हैं, उनके अंदर लगा होता है इंसुलेंट। इंसुलेंट एक ऐसी चीज है जो अंदर की चीज को बाहर की चीज से अलग करे, अंदर की सर्दी को, पानी की ठंडक को बाहर की गर्मी से अलग करे, है ना। तो इंसुलेंट से ये वर्ड अगर आप कनेक्ट करेंगे तो याद रहेगा आपको, इंसुलेट। इंसुलेट एक वर्ब है, दो चीजों को अलग करना, सेपरेट करना। ठीक है, इंसुलेंट सेपरेट करने वाली कोई चीज, इंसुलेटेड यानी जो चीज अलग हो चुकी है। रूरल हिंटरलैंड्स आर स्टिल इंसुलेटेड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। गांवों में जो हिंटरलैंड्स हैं, हिंटरलैंड मतलब एकदम अंदर दूर दराज का इलाका जहां डेवलपमेंट नहीं हुई, सड़कें नहीं बनी, बिजली अभी ठीक से नहीं आई, गांवों के ऐसे इलाके आज भी अलग थलग हैं, इंसुलेटेड हैं अर्बनाइजेशन के इफेक्ट से, शहरीकरण के प्रभाव से। ठीक है, चलिए 5-6 वर्ड्स अगेन डिटेल में हो गए। वो कैब शीट आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए, समरी ये है कि एक इटालियन प्रोफेसर थी, मैं उनका नाम ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, याद भी नहीं है मुझे, ये आपके सामने लिखा हुआ है। नाम था इनका फ्रांसिस्का ओर्सिनी। ये दुनिया के बड़े बड़े अच्छे कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर रह चुकी हैं, और ये प्रोफेसर पता है किसकी हैं? हिंदी भाषा की। इन्होंने किताबें लिखी हैं हिंदी लैंग्वेज पे, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने पे। प्रेमचंद से लेकर के निराला तक की कविताएं जो है उनको इन्होंने लिटरेचर को
जो है अच्छे से समझाया है। अब रिसेंटली क्या हुआ, ये इंडिया में आई और दिल्ली के एयरपोर्ट से इनको वापस रवाना कर दिया गया और इन पे आरोप ये लगाया गया कि आप भारत में आती हैं टूरिस्ट वीज़ा पे और भारत में आकर के आप रिसर्च का काम करती हैं, जो कि एक वायलेशन है। टूरिस्ट बन के आए हो तो आराम से लाल किला घूमो और इधर उधर जाओ, आप रिसर्च नहीं कर सकते। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये कैसी बेवकूफ़ी है भाई। इंडिया में बाहर से कोई आदमी आकर के हिंदी को प्रमोट करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो आप इस प्रोसीजरल लैप्स के जो है बेसिस पे उसको क्यों बाहर भगा रहे हो? आप अपने आप को दुनिया से इंसुलेट क्यों करना चाहते हो भाई? अगर ये कोई और, मान लो ये कोई फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करती होती तब तो आप फिर भी कह देते, एक बार चाइनीज प्रमोट करती तब भी आप कह देते। आपके देश की राजभाषा को कोई प्रमोट कर रहा है और आप उसके ऊपर वीजा के आरोप लगा रहे हो, तो ये गलत है। अगर ये आरोप सही हैं तो बहुत सारे फॉरेन से बिजनेसमैन भी आते हैं जो भारत के अंदर सरकार से मिलते जुलते हैं और सरकार के लिए अच्छी और बड़ी बातें करते हैं, पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं। तो ऐसे बिजनेसमैन को भी रोक दो। इलोन मस्क को क्यों आने देते हो? फिर बिल गेट्स को भी रोक दिया करो एयरपोर्ट पे ही। तो जब उनसे आपको इन्वेस्टमेंट मिल रही है, आप उनको आने दे रहे हो, तो ऐसे एक स्कॉलर को आप क्यों रोकते हो? ठीक है, इस तरह से आर्टिकल आज का बना हुआ है। आज की टोन है रिफ्लेक्टिव और थॉटफुल। थॉट प्रोवोक करवाएगा, आपको सोचने पे मजबूर करेगा। चलिए अब आर्टिकल को शुरू करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, पहले देनी है इसको खुद से रीडिंग, इसका मीनिंग निकाल लो, फिर अपने मिलके पढ़ेंगे। चलिए, कह रहा है द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड आइडियाज इज इंटीग्रल टू अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। कह रहा है जो आजाद यानी फ्री मूवमेंट है, आवागमन है। मूवमेंट समझते हैं ना, आप इंडिया से चले गए ईरान, ईरानी लैंग्वेज को सीखा, ईरान से कुछ सीख करके भारत में आए। कह रहे ये जो आजाद मूवमेंट है लोगों की और आइडियाज की, ख्यालों की, ये इंटीग्रल है, इनसेपरेबल है, अंतर्निहित है। और किस चीज में? एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, एक वैश्विक दुनिया में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ख्यालों का और इंसानों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना लाजमी है। चलिए, मूवमेंट सब्जेक्ट है, एक नाउन, वर्ब है इसकी इज। इंटीग्रल होना यानी किसी चीज का अभिन्न हिस्सा होना, इनसेपरेबल पार्ट होना। इसको आप फंडामेंटल या बेसिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर ग्लोबलाइज दुनिया की बात करोगे तो ख्याल और इंसान तो इधर उधर जाएंगे ही, ऐसी दुनिया का इनसेपरेबल पार्ट है। कह रहा जी बट इंडिया कंटिन्यूज टू सेंड आउट कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स ऑन दिस काउंट। कह रहा लेकिन भारत जो है ना वो जारी है, कंटिन्यू है सेंड आउट करना। सेंड आउट करना यानी बाहर भेजना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ब्रॉडकास्ट करना। कह रहा लेकिन भारत जारी है ऐसे सेंड आउट करते हुए सिग्नल्स को जो बड़े विरोधाभासी हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। और किस पे? इस काउंट पे, इस बात पे, इस विषय पे, इस मोर्चे पे। तो जो ऊपर हमने बात बोली, भारत इससे उल्टे सिग्नल दुनिया को भेजता है। चलिए, इंडिया की वर्ब है कॉन्टिन्यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। सेंड आउट करना यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई सिग्नल, कोई मैसेज, है ना। कॉन्फ्लिक्टिंग यानी भाई एक तरफ आप कहते हो कि मीठा नहीं खाना चाहिए, है ना, मीठे से, चीनी खाने से बीमार हो जाओगे, और आप जो है सुबह शाम गुलाब जामुन खाते हो, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग है, विरोधाभासी है। कह रहा है जी ऑन द वन हैंड, अब ये बताएगा कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कह रहा है ऑन द वन हैंड इट वांट्स टू वेलकम टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड नो हाउ फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, बट ऑन द अदर इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंसुलेट इटसेल्फ। कह रहा है जी एक हाथ पे या एक तरफ, तो हिंदी में बोलता है ना एक तरफ, तो अंग्रेजी में बोलते हैं ऑन द वन हैंड। कह रहा है जी एक तरफ तो देखा जाए तो इट यानी भारत चाहता है, वांट करता है कि ये वेलकम करे, स्वागत करे, अपने यहाँ बुलाए टेक्नोलॉजी को, तकनीक को, कैपिटल को, पूंजी को, और नो हाउ को या फिर ज्ञान को। और कहाँ से बुलाए? फ्रॉम लगा के बता रहे हैं, हर नुक्कड़ कॉर्नर से इस दुनिया के ऑफ द वर्ल्ड। तो एक तरफ तो हमारी ये ख्वाहिश है कि पैसा और ज्ञान और टेक्नोलॉजी हर कॉर्नर से दुनिया के हमारे अंदर भारत में आए। कह रहे लेकिन बट ऑन द अदर, देखिए ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे हैंड लिखा नहीं हुआ, अदर लिख के छोड़ दिया है। ऑन द अदर का मतलब है वहीं दूसरी तरफ, इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंसुलेट इटसेल्फ। इट यानी इंडिया साथ ही साथ ट्राई कर रहा है कि वो इंसुलेट करे, अलग थलग कर दे अपने ही आपको, इटसेल्फ को। और कैसे? फीलिंग इनसिक्योर अबाउट एन अलेज्ड ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इट। फील करते हुए, महसूस करते हुए अपने आप के अंदर डरा हुआ या इनसिक्योर, और किस चीज को लेके? एक ऐसी इंटरनेशनल षड्यंत्र को लेके, कॉन्स्पिरेसी को लेके, जो अलेज्ड है, जो कथित तौर पे कही जाती है भारत के खिलाफ हो रही है। तो हमें पैसा, कैपिटल और सब चाहिए दुनिया से, लेकिन ये इटालियन प्रोफेसर जो आई थी ना, इनके लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है दुनिया में, है ना, कि ये भारत में आकर के भारत का नुकसान करती हैं, हिंदी लैंग्वेज की आड़ में आकर के हिंदी लैंग्वेज को डिमोट करती हैं। तो कह रहा है इस तरीके से हम अपने आप को अलग थलग कर देते हैं, ऐसी कॉन्स्पिरेसीज को समझ करके या उनको
उनको फॉलो करके, है ना, इनसिक्योर फील करते हैं अपने अंदर, डर को फील करते हैं। चलिए अगेन, इट आया है भारत के लिए, यहां भी और यहां भी। इट की वर्ब है वॉन्ट्स, भारत ऐसा चाहता है। इट इज ऑल्सो ट्राइंग, भारत ऐसा कोशिश भी कर रहा है। नो हाउ, इंजेन्यूटी, याद है ना, जीनियस, इंजेन्यूटी, है ना, आपका टेक्निकल नॉलेज कहलाता है नो हाउ। वर्ड के आगे हमेशा द का इस्तेमाल हो। इंसानी दुनिया की बात जब भी होती है हमारी दुनिया की, तो हम द वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इंसुलेट करना, आइसोलेट करना, जैसे वो पानी की बोतल होती है, ठंडे पानी को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग कर देगी, पानी ठंडा रहेगा 24 घंटे, वैसे भारत भी पानी की बोतल में बंद हो गया है, दुनिया से अपने आप को अलग थलग रखने की कोशिश कर रहा है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, स्कीम, किसी के खिलाफ कोई प्लान। कॉन्स्पिरेसी के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है अंग्रेजी में, कॉल्यूजन। स्पेलिंग देख लो इसकी। ये साथ साथ जो कमेंट्री दे रहा हूं ना, यही तो मेन मजा है, ये पढ़ना तो कोई भी करवा लेगा। 2000 चैनल है ना, दिन में 5000 जगह एडिटोरियल कवर होता है यूट्यूब पे, लेकिन कुछ अलग होता है तभी आप यहां आते हो, और अलग यही है। ये जो बीच में कमेंट्री आ रही है ना, कॉन्स्पिरेसी को कोल्यूजन बोलते हैं, लेकिन कोल्यूजन वर्ड से मिलता जुलता एक और वर्ड अंग्रेजी में, कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब होता है आपसी भिड़ंत। कार और ट्रक के बीच में भिड़ंत हुई तो कोलिजन हुआ, क्रैश हुआ, तो वो आई से बना है। और कोल्यूजन जिसमें यू लगा हुआ है, इसका मतलब है षड्यंत्र। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग देनी है इसको, फटाफट पॉज कर लो वीडियो को, फिर मेरे साथ पढ़ना। कह रहा है द डिपोर्टेशन ऑफ फ्रांसिस्का ओर्सिनी, अ स्कॉलर ऑफ हिंदी एंड साउथ एशियन लिटरेचर एंड प्रोफेसर एमेरिटा एट द स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज और SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन from Delhi airport on October 2025 has to be seen in this context। कह रहे जो डिपोर्टेशन है, अब ये क्या होता है डिपोर्टेशन? देखिए, पोर्ट का मतलब है बंदरगाह, डी बनाया है एंटोनिम लगाने के लिए, एशन से बनाया गया है नाउन। किसी आदमी को, किसी जहाज को, किसी इंसान को आप अपने बंदरगाह से, एयरपोर्ट से वापस लौटा दें। आया था वो इंडिया में, कांडला एयरपोर्ट पे उतरा कोई जहाज या कोई आदमी जो है इंटरनेशनल अपने एयरपोर्ट पे आया, आपने उसको अंदर घुसने नहीं दिया, बाहर भेज दिया, वापस आयो, जहां से आयो वहां वापस चले जाओ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिपोर्टेशन। कह रहा है जो धक्का मार के निकालने का काम है देश से, फ्रांसिस्का ओर्सिनी नाम की इस विद्वान को, जो एक स्कॉलर हैं, एक समझ गए ना, एक स्कॉलर आप समझते ही हैं, विद्वान हैं इस तरह के लिटरेचर की, हिंदी एंड साउथ एशियन लिटरेचर की, और जो प्रोफेसर अमेरिटा हैं, ये अमेरिटा का मतलब होता है, अब बाद में बताऊंगा, आप ऐसा समझ लो प्रोफेसर हैं, जो प्रोफेसर रह चुकी हैं इस कॉलेज में, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। कह रहे हैं इनको जो निकालने का काम है, भगाने का काम है दिल्ली के एयरपोर्ट से, IGI से, अगस्त 20 2025 को। कह रहा है ये जो काम है ना, हैज टू बी सीन, इसको देखा जाना चाहिए पैसिव वॉइस में। और कैसे? इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इसी संदर्भ के अंदर। हमने बोला ना इंडिया खुद को अलग थलग कर रहा है दुनिया से, तो इतनी बड़ी प्रोफेसर भारत में आई, जो हिंदी की एक्सपर्ट थी, इटली से आई थी, इनको जो भारत से भगाया गया, अंदर घुसने नहीं दिया गया, इस बात को आप इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें जो हमने आपसे शेयर की। चलिए, डिपोर्टेशन बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब है इसकी हैज टू बी सीन। ये जो बीच में लिखा गया है, ये इस ओर्सिनी नाम की विद्वान महिला के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। ये कहाँ पे स्कॉलर हैं, क्या पढ़ती हैं, क्या पढ़ाती हैं, और कहाँ से इनको भगाया दिल्ली के एयरपोर्ट से 20 जो है अक्टूबर को। समझ गए? चल, अब ये देखो अमेरिटा क्या होता है। देखिए, अंग्रेजी में एक वर्ड है अमेरिटस। अमेरिटस का मतलब होता है आप किसी बहुत अच्छी जगह से रिटायर्ड हैं, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद भी आप अपना टाइटल अपने साथ में होल्ड करते हैं। ऐसे प्रोफेशंस में, कई सारे प्रोफेशंस में ऐसा होता है। जैसे अगर आप फौज की नौकरी से रिटायर हुए हैं, तो भी आप अपने नाम के आगे कर्नल लगाए रखेंगे, रिटायर्ड कर्नल फला, है ना, आपने देखा होगा कई बार। तो ये सरकारी तौर पे हक मिलता है कई प्रोफेशंस में कि आप रिटायर होने के बाद भी अपना जो दर्जा है उसको रिटेन करें। तो प्रोफेसर एमेरिटस का मतलब है ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, लेकिन प्रोफेसर का दर्जा आज भी अपने टाइटल के साथ में लगाती हैं। वैसे ही प्रीस्ट एमेरिटस, कोई बड़ा प्रीस्ट आप समझते हैं ना, साधु महात्मा, किसी क्लर्जीमैन को बोलते हैं चर्च में, मंदिर में, जो मंदिर चर्च से रिटायर हो जाए तो उसके बाद भी वो प्रीस्ट अपने नाम के आगे लगाता है, तो बोलते हैं प्रीस्ट एमेरिटस। पुरुषों के लिए एमेरिटस यूज होता है, महिलाओं के लिए एमेरिटा यूज होता है। ठीक है, तो ये प्रोफेसर एमेरिटस है इस वाले जो है यूनिवर्सिटी से। मीनिंग समझ गए इसका ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी आपको डिटेल में करवाता हूं, पहले मीनिंग आपने देख लिया। आगे बढ़ो। कह रहा है शी हेल्ड अ 5-year टूरिस्ट वीजा बट वॉज ब्लैक लिस्टेड इन March 25 फॉर वायलेशन ऑफ वीजा कंडीशंस। कह रहा है इन महिला ने होल्ड किया था, ये रखती थी 5 साल का टूरिस्ट वीजा। कह रहा है लेकिन इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, इनके नाम को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया
मार्च 2025 में वॉयलेशन करने की वजह से या उल्लंघन करने की वजह से वीजा की कंडीशंस को। चलिए, शी की वर्ब है हेल्ड, दूसरी वर्ब है वॉज ब्लैक लिस्टेड। यहां पे एक्टिव टेंस है, यहां पे पैसिव का इस्तेमाल हुआ है, वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा है मिस ओरसिनी हैड allegedly engaged in academic activities during a visit in October 2024। कह रहा है इनको ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला? इन्होंने रिसेंटली या कथित तौर पे इंगेज किया था, इस काम में लगी थी वो एकेडमिक एक्टिविटी में। एकेडमिक एक्टिविटी क्या होती है? रिसर्च करना, पेपर पब्लिश करना, भाषण देना, स्कूल में, कॉलेज में, कुछ भी जो आप समझ गए ना, साइंस के लिए, एकेडमी के लिए, लिटरेचर के लिए कोई काम करें। कह रहा है जी कथित तौर पे इनका गुनाह ये था कि भारत में आकर के इन्होंने रिसर्च की थी, ऐसा कहते हैं, इन्होंने भाषण दिया था एक विजिट के दौरान अक्टूबर 2024 में, 6 महीने साल भर पहले। कह रहा है कि जो कि टेक्निकली एक वॉयलेशन था उनकी टूरिस्ट वीजा की टर्म का। तो भारत में अगर आप टूरिस्ट वीजा में आए हो तो आपको कोई एकेडमिक एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई रिसर्च में पार्ट नहीं लेना है ना, कोई यहाँ पे साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं चलाना है। तो इनके ऊपर यही गुनाह लगा है कि ये भारत में आकर के हिंदी पे रिसर्च करके गई थी। चलिए, और सिनी की वर्ब है हैड इंगेज्ड, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। विच आया है अक्टूबर 24 के अंदर इनकी एक्टिविटीज पे, विच की वर्ब है वर। वॉयलेशन यहां भी आया, वॉयलेशन ऊपर भी कहीं आया था। वॉयलेशन का मतलब होता है किसी रूल का, कानून का, नियम का उल्लंघन, है ना, ब्रीच। चलिए, अब ये कॉन्सेप्ट देख लो फटाफट। देखो, अंग्रेजी में एडजेक्टिव क्या है, हमेशा जनरली आप देखते हो वन वर्ड एडजेक्टिव, एक वर्ड वाले एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आते हैं। जैसे एक एडजेक्टिव है ब्लू, ब्लू मतलब नीला, या एक एडजेक्टिव है बिग, बिग का मतलब है बड़ा। अगर मुझे लिखना है ना नीली गाड़ी तो मैं लिखूंगा ब्लू कार। अगर मुझे लिखना है बड़ा हाउस, बिग हाउस, तो मैं लिखूंगा बिग हाउस। एडजेक्टिव को नाउन हाउस से पहले लगाऊंगा, ब्लू एडजेक्टिव को नाउन कार से पहले लगाऊंगा। लेकिन कुछ एडजेक्टिव अंग्रेजी में ऐसे खास हैं जिनको नाउन के बाद में रखा जाता है। टेक्निकली इनको बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, नाउन के पहले नहीं बल्कि नाउन के बाद। और ये सारे एडजेक्टिव देख लो आपके सामने रखे हुए हैं। बाद वाला वर्ड एडजेक्टिव है, पहले वाला वर्ड नाउन है। ऑलमाइटी का मतलब है सबसे पावरफुल, गॉड का मतलब है भगवान। तो आपको बोलना चाहिए ऑलमाइटी गॉड, लेकिन ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं गॉड ऑलमाइटी। अब क्यों बोलते हैं? अंग्रेजों ने ऐसा ही बोलना शुरू कर दिया, बाइबल में लिखा हुआ था भाई, अंग्रेजी अंग्रेजों ने बनाई है ना। तो अंग्रेजों की बाइबल जो थी, उनकी जो किताबें जो थी, पुराना लिटरेचर जो था, शेक्सपियर जो उनका विद्वान थे, उन्होंने अपनी किताबों में गॉड ऑलमाइटी लिख दिया 300-400 साल पहले। तो ये भी वही चल रहा है आज भी। वैसे ही इलेक्ट का मतलब है चुना हुआ, प्रेसिडेंट का मतलब है, आप समझते हैं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इलेक्ट को मतलब वो होता है वो आदमी जो प्रेसिडेंट का वोट जीत गया है, बस उसको भी कुर्सी पे बैठना बाकी है। 10, 12, 15, 20 दिन बाद प्रेसिडेंट बन जाएगा, चुनाव हो गया, प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठना बाकी है। तो ऐसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट प्रेसिडेंट नहीं बोलते, बोलते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट। वैसे ही प्रोफेसर एमेरिटस, प्रीस्ट एमेरिटस, जहां पे आपने यहां भी देखा प्रोफेसर एमेरिटा। अमेरिटस जो है पुरुषों के लिए, मेल्स के लिए, अमेरिटा जो है महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए। तो ये अमेरिटस वर्ड भी हमेशा नाउन के बाद में इस्तेमाल होता है। पाउंड स्टर्लिंग तो यूके की कैपिटल, यूके की जो है करेंसी है ना। नोटेरी पब्लिक, नोटेरी पब्लिक एक ऐसा ऑफिसर होता है जिसके पास जाकर के आप सर्टिफाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। आप जाते हो ना, नोटेरी करवाते हो, नोटेरी पब्लिक होता है उस ऑफिसर का नाम, पब्लिक नोटेरी नहीं होता। एयर एपरेंट, एयर एपरेंट मतलब राजा का वारिस, एपरेंट मतलब जो साफ हो, क्लियर हो, एयर का मतलब होता है वारिस। तो ये क्लियर वारिस है राजा का, राजा की सारी संपत्ति इसी के नाम होगी, है ना। किसी, समझ गए ना, किसी बड़े भी राजा हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई बड़ा व्यापार हो, अगर उसका कोई वारिस आपको दिख रहा है, लड़का लड़की, तो वो एयर एपरेंट है। तो एपरेंट वर्ड बाद में लगेगा एयर के, एयर का मतलब आपने देख लिया एक नाउन है। वैसे ही आप देखोगे डायरेक्टर जनरल लिखा होगा, अटॉर्नी जनरल लिखा होगा, गवर्नर जनरल लिखा होगा। जनरल एक एडजेक्टिव है, नाउन्स के बाद में डायरेक्टर गवर्नर के लिखा हुआ है। फिर एक फ्रेज होता है टाइम इमेमोरियल। देखिए, इमेमोरियल यानी जो याद ना रखा जा सके। टाइम का मतलब है वक्त, टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है इतना पुराना वक्त जो आपको याद भी नहीं है। जैसे आप बोल रहे हो कि यार ये जो प्रथा है ये बहुत वक्त से चल रही है, कब से चल रही है पता नहीं यार, कब से चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है। तो दिस थिंग हैज बीन टेकिंग प्लेस सिंस टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल के साथ में फ्रॉम भी आ जाता है, सिंस भी आ जाता है। सिंस का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, ये एक स्पेशल फ्रेज अंग्रेजी में एडजेक्टिव इमेमोरियल टाइम के बाद में रखा हुआ है। लास्ट में है बॉडी पॉलिटिक। बॉडी पॉलिटिक का मतलब होता है किसी देश के सभी वोटर्स का ग्रुप, जो लोग मिलकर के पॉलिटिक्स को डिजाइन करते हैं, वोट डालते हैं, है ना। तो ये सारे फ्रेजेज आपके सामने हैं। नया ग्रामर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इस पे ज्यादा टाइम दिया मैंने। स्क्रीनशॉट ले लो इसका साफ सुथरा सा, इस पे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। बढ़े आगे, चल नेक्स्ट पैराग्राफ, आराम से रीडिंग लो, इसका मीनिंग निकालो।
चलिए अब इन महिला के बारे में बताएगा इन्होंने क्या काम किया हिंदी में। कह रहा है हर इन्फ्लुएंशियल वर्क द हिंदी पब्लिक स्फीयर 1920 to 1940 लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन द एज ऑफ नेशनलिज्म हैज सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल हिस्ट्री। कह रहा है उनका जो इन्फ्लुएंशियल वर्क है, इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभाव डालने वाला, जो पूरी दुनिया में माना जाता है, तो उनका सबसे नोटेबल जो काम है और वो क्या है, ये वाली किताब। ठीक है, ये पूरा नाम है इस किताब का, हिंदी पब्लिक स्फीयर 20 से 40 नेशनलिज्म। कह रहा है इस चीज ने ना सिग्निफिकेंटली या बहुत बड़े तौर पे कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया है अंडरस्टैंडिंग में या समझ में भारत की या इंडियन लिटरेरी और कल्चरल हिस्ट्री को। तो 20 से 40 के ऊपर कोई किताब इन्होंने लिखी होगी, आज से 100 साल पुराने वक्त में हिंदी कैसी थी, तो ये इनका सबसे बड़ा काम है। कह रहा है शी इज वन अमंग द मैनी फॉरेन स्कॉलर्स हु हैव डिवोटेड देयर लाइव्स टू रिसर्चिंग एंड राइटिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। कह रहा है ये विद्वान महिला एक है, वन है उन कई सारे फॉरेन स्कॉलर्स में से, फिरंगी विद्वानों में से एक है, जिन्होंने न्योछावर किया है, डिवोट किया है, सेक्रीफाइस किया है अपनी पूरी जिंदगियों को रिसर्च करने में और लिखने में अलग अलग पहलुओं के बारे में, एस्पेक्ट्स के बारे में भारत के। तो ये उन विद्वानों में से एक विद्वान जो है ये ओरसिनी नाम की महिला है। शी की वर्ब इज, शी इज वन ऑफ दोस। वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाए। वन ऑफ मैनी फॉरेन स्कॉलर्स, समझ रहे हो, ऐसा अगर निकाल दूंगा तो मामला खराब हो जाएगा। मैं कह रहा हूं बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उनमें से ये एक है, तो स्कॉलर्स लिखोगे, बहुत सारे बनाओगे, प्लूरल बनाओगे, तभी वन का इस्तेमाल आप कर पाओगे। हु आया स्कॉलर्स के लिए, हु की वर्ब है डिवोटेड। डिवोट करना किसी चीज को, तो टू लगा के बताएं। आई डिवोट माई वेल्थ, माई लाइफ टू समथिंग। ठीक है ना, न्यौछावर करना, किसी चीज पे कुर्बान करना कहलाता है डिवोट करना। तो डिवोट टू, इस फ्रेज को हमेशा याद रखें। डिवोट मनी टू समथिंग, डिवोट टाइम टू समथिंग, डिवोट योर लाइफ टू समथिंग। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। कह रहा है द आर्ग्यूमेंट अबाउट वायलेशंस मे बी ट्रू बट ऑल्सो एविडेंट इज द आर्बिट्रेरीनेस इन डिपोर्टेशन डिसीजंस। कह रहा है फिर जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो दलील है वायलेशंस को लेकर के कि इन महिला ने उल्लंघन किए हैं बहुत सारे, वो हो सकता है सच भी हो। टेक्निकल तौर पे इन्होंने अगर कोई भाषण दिया है, यहाँ के रिसर्च की है टूरिस्ट वीजा पे, हो सकता है ये दलील सच हो, बिल्कुल ट्रू हो। कह रहा है लेकिन ये बात भी तो एविडेंट है, ये बात भी तो साफ है, और क्या, जो मनमानापन है, आर्बिट्रेरीनेस है भारत के द्वारा लिए जाने वाले डिपोर्टेशन के डिसीजंस में। डिपोर्टेशन आपको याद है, किसी आदमी को, किसी शिप को, जहाज को वापस भेज देना है ना, पोर्ट पे एंट्री नहीं देना। तो माना इन्होंने कुछ गलती की होगी, लेकिन बहुत मनमानापन भी तो है हमारा, किसी बड़े विद्वान को भी हम दरवाजे से वापस मोड़ देते हैं। चलिए, आर्ग्यूमेंट की वर्ब है मे बी, एविडेंट की वर्ब है इज। एविडेंट का मतलब है क्लियर या साफ, आर्बिट्रेरीनेस यानी मनमानापन। कह रहा है फॉरेन बिजनेस लीडर्स विजिटिंग इंडिया routinely make political statements praising the government which can be termed a violation of visa conditions। कह रहा है फॉरेन के जो बिजनेस लीडर्स हैं, मैंने आपको बताया ना, जैसे इलॉन मस्क यहाँ आए, बिल गेट्स आ गए, जकरबर्ग आ गए। कह रहा है जो बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स हैं, सुंदर पिचाई से लेकर के जकरबर्ग तक, जो विजिट करते हैं भारत को रूटीनली, वो भी मेक कर देते हैं कभी कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, कभी कभी राजनीतिक बयान दे देते हैं। और कैसे देते हैं, प्रेज करते हुए भारत सरकार को। कह रहा है ये चीज भी टर्म की जानी चाहिए, या इसको नाम दिया जाना चाहिए एक वायलेशन का, उल्लंघन का, वीजा कंडीशंस का। तो बिजनेस लीडर अगर भारत में आया, बिजनेस करने आया है, तो वो बिजनेस करे ना, सरकार की बड़ाई क्यों करता है? अगर करता है तो फिर टेक्निकली तो ये भी वीजा कंडीशन का वायलेशन हो गया। अगली बार इलॉन मस्क को भी भगा देना है ना, जकरबर्ग को भी मना कर देना। तो ये एक इन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट को रेज किया यहाँ। बिजनेस लीडर्स की वर्ब है मेक, विच की वर्ब है कैन बी टफ्ड। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। कह रहा है जी दोज हु सी themselves as guardians of India's national security will have to think hard on the cost and benefits of restricting entry of international scholars in the country। कह रहा है वो लोग दोज जो देखते हैं, हु सी करते हैं, और किस चीज को, कह रहा है वो देखते हैं खुद को ही, themselves को, गार्जियन के तौर पे, ठेकेदार के तौर पे भारत की नेशनल सिक्योरिटी का। बात कर रहा है सरकार के अंदर बैठे हुए उन बाबू अफसरों की जिनका काम होता है कि किसको एंट्री देना, किसको नहीं देना। कह रहा है वो सारे बाबू अफसर जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं भारत की नेशनल सिक्योरिटी का, उनको थिंक हार्ड करना होगा, जोर देकर के सोचना होगा, एक तो उस कॉस्ट पे या कीमत पे, और उस फायदों पे या बेनिफिट्स पे जो है रेस्ट्रिक्ट करने का या रोक देने का एंट्री को अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्वानों का भारत में।
तो एक बार फिर से सोचो, इन विद्वानों को रोक करके क्या फायदा किया आपने देश का और क्या नुकसान किया। चलिए, दोज की वर्ब है विल हैव, दोज विल हैव टू थिंक। हु आया दोज के लिए, हु की वर्ब है सी, दे सी देमसेल्व्स एज गार्जियंस। कह रहा है जी मैनी पीपल associated with ideological ecosystem of the ruling Bharatiya Janata Party believe that there is an international conspiracy to influence the thinking of Indians। कह रहा है रीजन बताएगा क्यों भगाया गया इनको। बहुत सारे लोग हैं, मैनी पीपल हैं जो जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम से, वैचारिक जो है परिवेश से या फिर एनवायरनमेंट से। आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम मतलब किस तरह के विचार को आप सपोर्ट करते हैं, किस इकोसिस्टम में आप रहते हैं। कह रहा है वो लोग जो कि आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के, जो एक्सट्रीम राइट विंग के लोग हैं, कहने का मतलब ये, वो ऐसा मानते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे हो रही है कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र, इन्फ्लुएंस करने का, प्रभावित करने का ख्यालों को, विचारों को इंडियंस के। चलिए, मैनी पीपल की वर्ब है बिलीव, कॉन्स्पिरेसी की वर्ब है इज। कॉन्स्पिरेसी आपने देख लिया, कोल्यूजन भी बोलते हैं इसको, कोल्यूजन कोलिजन, दो वर्ड्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस मैंने आपको बताया था, है ना। करेक्ट, दिस थॉट इज रिफ्लेक्टेड इन पॉलिसी एक्शंस दैट रिस्ट्रिक्ट्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्कॉलर्स। यही थॉट, यही ख्याल, यही रिफ्लेक्ट होता है या दिखाई देता है कई सारे नियमों, कानूनों, पॉलिसी एक्शंस में, और ये वही एक्शंस हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं या रोकते हैं कई सारे एनजीओज को और स्कॉलर्स को भारत में आने से। चलिए, दिस थॉट की वर्ब है इज रिफ्लेक्टेड, दैट की वर्ब है रिस्ट्रिक्ट। कह रहा है जी देयर आर वेरियस फोर्सेस ग्लोबली एट प्ले at any given point, some favoring India and some not। कह रहा है ये बात भी सच है कि बहुत सारी ग्लोबल फोर्सेज हैं, देयर आर वेरियस ग्लोबल फोर्सेज ग्लोबली जो एट प्ले हैं, जो मैदान में उतरी हुई हैं। एट प्ले होना यानी एक्टिवेटेड होना, मैदान में होना, जो काम करने के लिए आप बने उस काम को करना। तो ये बात भी सच है कि बहुत सारी ताकतें हैं पूरी दुनिया में जो मैदान में उतरी होती हैं किसी भी वक्त, जिनमें से कुछ फेवर कर रही होती हैं भारत को और कुछ नहीं करती हैं। चलिए, वेरियस फोर्सेस की वर्ब है आर, देयर से क्लोज शुरू हुआ, एट प्ले आपने देख लिया। तो क्या करना चाहिए इन ताकतों के साथ, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे। सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट इसका रीडिंग ले लो। कह रहा है जी वाइल द कंट्री मस्ट हैव अ स्ट्रेटेजी टू हार्नेस द फोर्सेस दैट हेल्प इट एंड काउंटर दोज दैट डू नॉट, इट कैन नॉट डू दिस बाय फेंसिंग इटसेल्फ इन। कह रहा है जहां पे भारत के पास कोई स्ट्रेटेजी होनी ही चाहिए कि हम हार्नेस कर सके, कंट्रोल कर सकें, फायदा ले सकें उन सभी फोर्सेस का जो भारत को हेल्प करती हैं, और हम काउंटर कर सकें, जवाब दे सकें, रजिस्ट कर सकें उन फोर्सेस का जो भारत को हेल्प नहीं करती। तो हमारे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमारे साथ में खड़ी हुई फोर्स का हमने कैसे फायदा उठाना है दुनिया भर में, और जो खिलाफ है उनको कैसे जवाब देना है। कह रहे लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते, इट कैन नॉट डू दिस, और कैसे, अपने आप को बोतल में बंद करके, बाय फेंसिंग इटसेल्फ इन। फेंसिंग का मतलब होता है तारबंदी, घर के चारों तरफ आप करवाते हो ना, तो फेंस इन करना यानी चारों तरफ तारबंदी बना लेना और तारबंदी में खुद बंद हो जाना, कोई अंदर आएगा नहीं, मैं कहीं बाहर जाऊंगा नहीं। तो कह रहे भारत अपने आप को भी बोतल में बंद करके इस काम को नहीं कर सकता, दुनिया से अलग थलग होकर के अपने खिलाफ काम करने वाली फोर्सेस को जवाब नहीं दे सकता। चलिए, कंट्री की वर्ब है मस्ट हैव, हार्नेस करना, किसी चीज को कंट्रोल करके उसका फायदा उठाना। जैसे घोड़े को हार्नेस करते हैं आप, उसे गले में लगाम लगाते हैं, फिर उसको अपने हिसाब से मूव करते हैं। दैट आई हैव फोर्सेस के लिए वर्ब है हेल्प। अच्छा, कंट्री की दूसरी वर्ब है मस्ट काउंटर, कंट्री मस्ट हैव अ स्ट्रेटजी एंड कंट्री मस्ट काउंटर दोज। चलिए, इट आया भारत के लिए कैन नॉट डू, फेंस इन करना आपने देख लिया। कह रहा है इन मिस ऑर्सिनीज केस देयर इज नथिंग बियॉन्ड द क्लेम दैट शी वायलेटेड वीजा कंडीशंस। कह रहा है मिस ऑर्सिनी की अगर बात करें, उनके केस की बात करें, तो कोई भी चीज इस चीज के पार नहीं है, नथिंग बियॉन्ड है, मतलब जो चीज हम बता रहे हैं उसके पार कुछ भी नहीं है। और किसके, इस क्लेम के, इस दावे के कि इन्होंने वॉयलेट किया था वीजा की कंडीशंस को। समझ गए ना, यहां फुल स्टॉप लगा हुआ है, कॉमा गलत लगा हुआ है। तो मोर्सिनी के केस में कोई और बात हमने सुनी ही नहीं है कि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे देश को नुकसान होता हो, सिर्फ इतना ही हमने सुना है कि वीजा की कंडीशन को इन्होंने वॉयलेट किया था, भारत में रिसर्च में भाग लिया था। कह रहा है टू बिगिन विद वीजा कंडीशंस शुड बी मोर वेलकमिंग ऑफ स्कॉलर्स, साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स। कह रहा है शुरुआती बात अगर करें सबसे पहले तो टू बिगिन विद, टू बिगिन विद का मतलब होता है सबसे पहले तो सबसे पहली बात तो ये कि वीजा की कंडीशंस होनी चाहिए और ज्यादा वेलकम करने वाली ऐसे विद्वानों, वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स के लिए। आप रोक रहे हो, इनके लिए तो ऐसा कुछ वीजा होना चाहिए कि इनको वीजा फ्री एंट्री मिले। भारत में आना चाहता है कोई भी विद्वान साइंटिस्ट, तो उसको आने को रोका ना जाए। चलिए, कंडीशंस की वर्ब है शुड बी।
पढ़ने में आ रहा है सब कुछ। लास्ट पैराग्राफ है, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट जो है कवर करेंगे। फटाफट आर्टिकल को अपने फिनिश करते हैं, फटाफट दे दो इसको एक रीडिंग। चलिए, कह रहा है अ कंट्री दैट फील्स थ्रेटन्ड बाय ऑथर्स, साइंटिस्ट एंड थिंकर्स विल हैव लिटिल चांस ऑफ रियलाइजिंग इट्स फुल पोटेंशियल। बहुत गहरी बात है। कह रहा है एक ऐसा देश जो फील करता है थ्रेटन्ड या इनसिक्योर, थ्रेटन्ड यानी चुनौती पाया हुआ, फील करना यानी महसूस करना। एक ऐसा कंट्री जो अपने आप अंदर से चुनौती फील करता है या इनसिक्योर फील करता है, भयभीत फील करता है ऑथर्स के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा और विचारकों के द्वारा, कह रहा है उसका चांस जो है ना लिटिल है, उसके चांसेस बहुत कम हैं रियलाइज करने के या पूरा करने के अपनी फुल पोटेंशियल को, पूरी अपने अंदर की संभावनाओं को। चलिए, कंट्री की वर्ब है हैव, लिटिल का मतलब है ना के बराबर, कंट्री के लिए आया दैट, दैट की वर्ब है फील्स। ठीक है, कंट्री की वर्ब है विल हैव, पोटेंशियल का मतलब आपके अंदर की संभावनाएं। कह रहा है ओपन सोसाइटीज हैव देयर वल्नरेबिलिटीज, जो खुले समाज हैं उनकी खुद की कुछ कमियां जरूर होती हैं। वल्नरेबिलिटी मतलब आपके अंदर की कोई बुराई या कमी जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो कह रहा है खुले समाज जैसे वेस्ट में आपको मिलेगा, यूएस में, यूके में, उनकी भी बुराइयां तो हैं। कह रहा है बट ट्राइंग टू फिक्स देम बाय टर्निंग इनटू ए क्लोज सोसाइटी विल स्टंट प्रोग्रेस। कह रहा है लेकिन इनको फिक्स करने का जो काम है इन कमियों को, और कैसे, अपने आप को एक क्लोज सोसाइटी बना करके, अपने दरवाजे बंद करके। कह रहा है ये काम जो है, ये कोशिश जो है स्टंट कर देगी, रोक देगी, हिंडर कर देगी हमारी तरक्की को, प्रोग्रेस को। और कैसे, विदाउट नेसेसरली इन्हांसिंग सिक्योरिटी, बिना इस बात के जरूरी हुए कि ये सिक्योरिटी को इन्हांस करेगी, देश की सुरक्षा को बढ़ाएगी। तो खुले समाजों की बहुत बुराइयां हैं, हमें पता है दुनिया भर में होती हैं, लेकिन इन बुराइयों को फिक्स करने के लिए अपना समाज मत बंद कर दो, ईरान की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह, चाइना की तरह, रशिया की तरह बिहेव मत करो। चलिए, सोसाइटीज की वर्ब है हैव, ट्राइंग की वर्ब है विल स्टंट। चलिए, स्टंट का मतलब होता है रोकना। स्टंटेड बच्चे वो होते हैं जो कुपोषित होते हैं बचपन में। आपने कुछ बच्चे देखे होंगे, उनके पेट फूले हुए होंगे, अफ्रीका में हाइट कम होगी, 15-15, 13-13 साल के बच्चे भी ऐसे लगेंगे जैसे 4.5 साल का है। तो वो स्टंटेड होते हैं, उनकी प्रोग्रेस रुकी हुई होती है। तो यहाँ पे हमें देश को स्टंटेड नहीं बनाना है। चलिए, आर्टिकल तो हो गया पूरा, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, इसको भी फटाफट देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, अंग्रेजी में दो वर्ड्स हैं, फ्यू और लिटिल। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। लेकिन फ्यू इस्तेमाल होता है ऐसी चीजों के लिए जो काउंटेबल हो, जिनको गिन सकें। जैसे दोस्त, आपके दोस्त गिन सकते हो ना आप, 1 2 3 4 5, तो दोस्तों के लिए फ्यू लगाओ। और जैसे कोई चीज जो गिनी ना जा सके, जैसे चीनी है, चीनी को कैसे गिनोगे? चीनी को गिनने के लिए आपको किलोग्राम यूज करना पड़ेगा, टन यूज करना पड़ेगा, क्विंटल यूज करना पड़ेगा। 1 चीनी, 2 चीनी, 5 चीनी बोलते हो कभी? नहीं बोलते ना। तो ऐसी हर चीज जिसको गिनने के लिए आपको बाहर से यूनिट लानी पड़े, वो चीज होती है अंग्रेजी में अनकाउंटेबल। तो नॉन काउंट चीजों के लिए लिटिल का इस्तेमाल करें जब थोड़ा सा बोलना हो, और काउंटेबल चीजों के लिए फ्यू का इस्तेमाल करें जब थोड़ा सा बोलना हो। तो इतना तो आपने समझ लिया। अब देखो, फ्यू लिटिल के कुछ रूप हैं अलग अलग। अगर आपको थोड़ी सी कोई चीज के बारे में बोलना है, थोड़ा सा, लेकिन नेगेटिव तरीके से बोलना है, तो आप इस्तेमाल करेंगे फ्यू का। अगर कोई चीज थोड़ी सी है लेकिन पॉजिटिव तरीके से बोलना है, तो आप इस्तेमाल करेंगे अ फ्यू का। बीइंग एन ओवरली इंट्रोवर्टेड, एन निकाल दो, ठीक है। बीइंग ओवरली इंट्रोवर्टेड ही हैड लिटिल फ्रेंड्स इन द टाउन। ओवरली यानी बहुत ज्यादा, इंट्रोवर्टेड यानी अंतर्मुखी, बीइंग मतलब होने की वजह से, ये फ्रेज बना हुआ पूरा एक। बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड होने की वजह से, अंतर्मुखी होने की वजह से उसके थोड़े से ही दोस्त हैं टाउन में। अब मुझे बताओ, इंट्रोवर्टेड आदमी के जब दोस्तों की बात होगी और थोड़े दोस्तों की बात होगी, तो पॉजिटिव तरीके से होगी या नेगेटिव तरीके से? भाई, इंट्रोवर्टेड आदमी है तो मतलब थोड़े बहुत हैं लेकिन कम है, समझ पा रहे हो? थोड़े का मतलब तो वैसे ही कम होता है, लेकिन मैं इसको नेगेटिव तरीके से बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आदमी बड़ा इंट्रोवर्टेड है, होगा तो एक आधा ही होगा। तो आपको यहाँ पे नेगेटिव वाला इस्तेमाल करना है, या तो लगाओगे अ फ्यू, या तो लगाओगे फ्यू, या लगाओगे लिटिल, है ना। अ से तो पॉजिटिव बन जाता है, अ लिटिल तो पॉजिटिव होता है, अ फ्यू तो पॉजिटिव होता है। तो फ्यू या लिटिल का इस्तेमाल मुझे करना चाहिए बिना अ के। और इस्तेमाल किसका करूंगा? दोस्तों के लिए इस्तेमाल करूंगा मैं फ्यू का, क्योंकि ये काउंटेबल है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अ लिटिल को निकाल दो और इसकी जगह लिखो ही हैड फ्यू फ्रेंड्स। उसके ना के बराबर दोस्त थे शहर में। चलो, एक और सेंटेंस देखो, ही हैड अ फ्यू मनी सो ही कुडंट बाय द कार। उसके पास थोड़ा सा ही पैसा था, इसलिए वो कार को बाय नहीं कर सका। पहले तो मुझे बताओ, पैसा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? पैसे को गिन सकते हो? 1 2 3 गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। गिनने के लिए यूनिट लानी पड़ेगी रुपया।
1 रुपया, 2 रुपया, जब रुपया बाहर से ला रहे हो तो भाई साहब पैसा काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। दोस्त को गिनने के लिए कभी रुपया लाते हो? किसी कोई ऑब्जेक्ट हो, कुर्सी मेज, गिनने के लिए कभी क्विंटल लीटर लेके आते हो? नहीं लाते हो ना। तो जो सीधे गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, जिसको बाहर से यूनिट लाके गिनना पड़े वो अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे मनी की बात हो रही है, मनी को रुपए में, डॉलर में काउंट करना पड़ता है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। इसके लिए इस्तेमाल होगा यहाँ पे लिटिल का। अब देखो पॉजिटिव सेंस में करना है या नेगेटिव। मैं कह रहा हूं ना के बराबर पैसा होने की वजह से, थोड़ा पैसा होने की वजह से वो कार को बाय नहीं कर सका। नेगेटिव तरीके से बात कर रहा हूं मैं, समझ पा रहे हो? पैसा ना के बराबर था तो ही हैड लिटिल मनी। आ को निकाल दो, ही हैड लिटिल मनी, सो ही कुडंट बाय द कार। चलो, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर ट्रूली लॉयल। अब ये द फ्यू, द लिटिल कहां इस्तेमाल करना है? इसका मतलब होता है जो भी थोड़ा। तो जो भी थोड़े से दोस्त उसके पास थे या हैं, वो बहुत लॉयल हैं, वफादार हैं। तो द फ्यू फ्रेंड्स यहां पे बिल्कुल सही है, थर्ड में कोई गलती नहीं है। द फ्यू, द लिटिल का मतलब होता है जो भी थोड़ा सा, है ना। अनकाउंटेबल के लिए द लिटिल, काउंटेबल के लिए द फ्यू। तो यहां पे आपने गलती की थी, अ लिटिल को आपने फ्यू बना दिया। यहां गलती की थी, अ फ्यू को आपने लिटिल बना दिया। लास्ट सेंटेंस आपको एज होमवर्क दे रहा हूं, खुद से इसको ट्राई दो। द पेशेंट रिकवर्ड मिराकसली डिस्पाइट अ फ्यू होप। पेशेंट जो है चमत्कारिक तौर पे रिकवर हो गया, रिकवरी कर ली उसने, बावजूद ना के बराबर होप के या आशाओं के। तो चेक करो, नेगेटिव तरीके से लगाना है या पॉजिटिव तरीके से लगाना है, काउंटेबल वाला लगाना है या अनकाउंटेबल लगाना है होप नाम के नाउन के लिए। डालना है इसको कमेंट्स में, गलत होगा तो भी ठीक है, फीडबैक जरूर देंगे आपको लॉजिक के साथ। चलिए, ये क्लास हो गई आपकी रैपअप। आज मैंने एक क्वेश्चन बनाया है अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस पे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये आजकल एसएससी में और बैंक्स में भी पूछे जाने लगे हैं। और ये सेंटेंसेस पे बनने वाले क्वेश्चन जो है ना, ये हम ऑलरेडी हमारी इस वीडियो में कर चुके हैं। मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, यूट्यूब पे रखी है। यूट्यूब पे खोले, YT योर इंग्लिश ट्यूटर होम पेज पे जाएं और नीचे ही आपको प्लेलिस्ट मिलेगी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। इस प्लेलिस्ट पे कर दें क्लिक। इस पे क्लिक करते ही आपको सारी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी सीक्वेंस में। वैसे तो आपको शुरू से शुरू करना चाहिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, है ना। लेकिन नीचे बढ़ते जाएंगे तो वीडियो नंबर मैं बता देता हूं आपको। ये वाली पार्ट का नाम है 38, वीडियो का नाम है कंजंक्शंस इन इंग्लिश ग्रामर। कंजंक्शंस इन इंग्लिश ग्रामर, क्लोज प्लस फ्रेज का पूरा कॉन्सेप्ट। 27-28 मिनट की वीडियो है। चाहोगे तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर देंगे। यहां से क्लोज, फ्रेज, एडवर्बियल क्लोज, एडवर्बियल फ्रेज, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये जो आपका बैंक एसएससी पूछ रहा है ऑलरेडी यहां पे कवर्ड है। तो सब बच्चे इस वीडियो को देख करके इस कॉन्सेप्ट को कवर कर लेना। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा सिखा भी देंगे आपको। ये सेंटेंस आपको दिया गया है, इसको देख के बताओ ये किस टाइप का सेंटेंस है। चलो आपको समझा देते हैं सिंपल। देखिए, वो सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं सिंपल। और वो सेंटेंस जिसमें 2 सब्जेक्ट या 2 वर्ब हो, या 3 सब्जेक्ट या 3 वर्ब हो, एक से ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब्स हो, उनको बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इन तीनों में क्या फर्क है भाई? सिंपल तो आपने देख लिया, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, कोई कंजंक्शन का इस्तेमाल ना हो, सिंपल हो गया। बाकी अगर ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनमें फर्क ये होता है, अगर तो कंजंक्शन फैन वॉइस कंजंक्शन हो, जिसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फैन वॉइस कंजंक्शन यानी फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बोथ, वाई से येट और एस से सो। अगर ये कंजंक्शंस इस्तेमाल हुई हो तो सेंटेंस बन जाता है कंपाउंड। अगर इनके अलावा कोई और कंजंक्शन लगी हो तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स। और अगर दोनों टाइप की लगी हो, ये वाली भी लगी हो और दूसरी भी लगी हो, तो बन जाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब इस सेंटेंस को देख के बताओ। केयरफुल प्लानिंग इज नीडेड, सावधान प्लानिंग की जरूरत है। और क्यों? फॉर अ सेफ पैसेज, एक सेफ पैसेज के लिए, सुरक्षित रास्ते के लिए। और कहां से? थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, इस घने जंगल में से। एक ही सब्जेक्ट आया केयरफुल प्लानिंग और उसकी वर्ब है इज नीडेड। आगे देखो, अवॉइडिंग हिडन डेंजर्स एंड ट्रेचरस स्लिपरी पैथ्स एंटायरली। ये प्लानिंग ऐसी हो जो अवॉइड करते हुए हो हिडन यानी छुपे हुए डेंजर्स को, और बड़े ही धोखेबाज यानी ट्रेचरस स्लिपरी पाथ्स को, फिसलने वाले रस्तों को पूरे तरीके से एंटायरली। यहाँ पे अवॉइडिंग जो है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, आपको अच्छे से बेसिक्स में करवाया हुआ है ना, वो प्लेलिस्ट चला लेना यूट्यूब वाली। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो एक ही है भाई साहब, प्लानिंग, और वर्ब है उसकी इज नीडेड। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, कोई कंजंक्शन नहीं आई, तो ये सेंटेंस है सिंपल।
लंबा कितना भी हो सकता है, देख के मत सोचना ये बड़ा सेंटेंस है तो कॉम्प्लेक्स होगा, नहीं, ब्रेक करके देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने, वर्ब कितनी और कंजंक्शन का इस्तेमाल कौन सी का हुआ है। चलो अब ये रोज एक क्वेश्चन आएगा इसी के ऊपर भी। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं क्लोज टेस्ट का। द इन्वेस्टिगेटर्स डैश एक्सपोज द डैश डिसीजंस मेड इन डैश बाय द कमिटी। इन्वेस्टिगेटर की डैश ने, जो जांच करता हूं कि इस तरह की चीज ने एक्सपोज कर दिया या सबके सामने ला करके रख दिया इस टाइप के डिसीजंस को जो बनाए गए थे इस तरीके से कमिटी के द्वारा। 3 वर्ड यहां पे फिट होंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, देखो कौन सा वर्ड फिट बैठ रहा है। मान लो ये एविडेंस ए मान लोगे तो पहले में एविडेंस आ जाएगा, दूसरे में इंसुलेशन आ जाएगा, है ना, तीसरे में कोल्यूजन आ जाएगा। चलो करवा रहा हूं मैं, ट्राई कर लेना खुद से, आसान है ये। देखिए इन्वेस्टिगेटर्स की जो थी ना वो थी उनकी बुद्धिमत्ता या समझदारी। समझदारी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में नो हाउ या फिर विजडम या फिर इनजेन्युइटी। तीनों ही आपकी समझदारी के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, तो इन्वेस्टिगेटर के सबूत नहीं थे, उनकी समझदारी ने एक्सपोज किया। समझ पा रहे हो? तो यहां पे मेरा आंसर बी, सी या डी बन सकता है। अगर आप एविडेंस मान लो तो ए भी बन जाएगा, है ना। अब अगला देखो, एक्सपोज क्या किया उन्होंने, एक्सपोज किया इस टाइप के डिसीजंस को। और डिसीजन कैसे हो सकते हैं, इंसुलेशन, हार्नेस, कॉन्स्पिरेसी या आर्बिट्रेरी। देखो डिसीजंस एक नाउन है, इसके लिए एक एडजेक्टिव लगेगा, एडजेक्टिव है यहाँ पे आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाने ढंग से किया गया काम। कॉन्स्पिरेसी भी एक नाउन है, हार्नेस तो वर्ब है, इंसुलेशन एक नाउन है। नाउन के साथ में एडजेक्टिव लगता है जनरली, वर्ब नहीं लगती है। तो एक्सपोज किया मनमाने डिसीजंस को, तो यहां आंसर बन जाएगा आर्बिट्रेरी। और लास्ट में देखो ये डिसीजन लिए गए थे षड्यंत्र की तरह कमिटी के द्वारा, कोल्यूजन में कमिटी के द्वारा। कोल्यूजन का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, याद है ना, मिले जुले तरीके से। तो डिसीजंस मेड इन कॉन्स्पिरेसी या कोल्यूजन बाय द कमिटी। तो यहाँ पे कोल्यूजन आंसर बन रहा है थर्ड वाले में। तो कोल्यूजन देखो फर्स्ट और फोर्थ में आ रहा है, सेकंड वाले के अंदर बैठ रहा है आर्बिट्रेरी और फर्स्ट वाले में बैठ रहा है इनजेन्युइटी। तो डी आपका आंसर बना। चलो ये क्वेश्चन आपको करवा दिए, 3 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। डाई इन हार्नेस का मीनिंग पूछा है आपसे, और 6वें 7वें में 2 एरर्स मिलेंगी, लिटिल फ्यू वाली देख लेना, दोनों एरर्स को आपको ढूंढना है। इस फ्रेज में भी एरर मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन आपको चलो करवा देता हूं। कह रहे ये आर्ग्यूमेंट है कि भारत प्रोग्रेस नहीं कर सकता फेंस करके अपने आप को, तारबंदी करके अपने आप को, बोतल में बंद करके अपने आप को। ये आर्ग्यूमेंट के पीछे क्या चीज आप अज्यूम करके बोलते हो, ये आर्ग्यूमेंट का क्या मीनिंग है? इस आर्ग्यूमेंट का सिंपल मीनिंग है ग्लोबल आइडियाज के लिए एक्सपोजर जरूरी है अगर हमें ग्रोथ चाहिए ऑल राउंड। बाहर से आने वाले स्कॉलर, विद्वान, साइंटिस्ट को आने दो, उससे सीखो, सिखाओ, आगे बढ़ो। ऑल राउंड ग्रोथ के लिए हमें खुला हुआ होना चाहिए, वेलकमिंग होना चाहिए ग्लोबल आइडियाज के लिए। तो ये आर्गुमेंट जो है इसलिए दिया गया था। 8वें का आंसर बनेगा डी। चलिए आज का क्विज आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, अपना फीडबैक जरूर से दें, कमेंट्स खुले हुए हैं आपके लिए। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से शेयर करना। 5वां, 6वां, 7वां ये 3 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूं इस वीडियो के नीचे, जरूर से आप अपना आंसर जो है चेक करें। अंटिल देन कल की क्लास में मुलाकात होगी। साइनिंग आउट।